नमस्कार दोस्तों, स्त्रीकाल के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोरमा आज फिर हम एक समसामयिक विषय पर लाइव चर्चा के साथ हाजिर हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं राहुल गांधी, जो संसद में लगातार उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, जिस पर उन्होंने अपनी आवाज भी उठाई। और साथ में ओम बिरला जो स्पीकर है, उन्होंने इस पर जो है पलटवार भी किया। तो हम इसी पर बात कर रहे हैं। संसद में राहुल गांधी बनाम ओम बिरला, लोकतंत्र पर उठे सवाल। तो अभी जो पिछले कुछ दिनों में लगातार ओम बिरला पर ये कांग्रेस के द्वारा कहा जाता है, ये आरोप लगाया जाता है कि वो अ, कांग्रेस के सदस्यों को या सांसदों को या विपक्ष को अपनी आवाज रखने का मौका संसद में नहीं देते हैं। लगातार उनको रोक टोक की जाती है। और ये अभी कल की बात है, जब संसद में फिर से ये टकराव देखने को मिला, जिसके कारण पूरा माहौल जो है वो गर्म हो गया। इन सब पे विवाद शुरू हो गया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने का मौका, बार बार उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। और स्पीकर जो है वो सदन को अलोकतांत्रिक तरीके से चला रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पिछले 7-8 दिनों से उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, जबकि वो महाकुंभ के मसले पर बोलना चाहते थे, बेरोजगारी के मसले पर बोलना चाहते थे, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया। और इसके जवाब में ओम बिरला ने कहा कि राहुल गांधी संसदीय मर्यादा का जो है वो पालन नहीं कर रहे थे। और उन्होंने एक तरह की टिप्पणी की कि जो सदन में आए हैं वो संसदीय मर्यादा का पालन करें। और उन्होंने कई ऐसे वाक्यों का उदाहरण दिया कि जब नियमों का उल्लंघन किया गया। और उसके बाद फिर कांग्रेस के तमाम सांसदों ने इस घटनाक्रम के विरोध में प्रदर्शन किया, या सांसद जो है वो मिलने गए, ओम बिरला से मुलाकात की। कांग्रेस के 70 सांसदों ने मुलाकात की। और एक दूसरी बात ये भी हुई कि राज्यसभा में सपा के सांसद रामजी लाल सुमन, उन्होंने औरंगजेब और राणा सांगा के का जो चल रहा है उस पर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि औरंगजेब पर लगातार जो बयान देते रहते हैं और डीएनए की बात करते हैं। राणा सांगा ने ही बाबर को बुलाया था हिंदुस्तान में। तो वो मतलब उनका भी डीएनए तो राणा सांगा का है, तो गद्दार है, इस तरह का उन्होंने बयान दिया। तो इस बयान के बाद जो है उनके घर पर तोड़फोड़ की गई, हिंसा की गई। और उसके बाद करनी सेना ने इस मुद्दे को अपने पाले में कर लिया और राजपूत गर्व के नाम पर तमाम तरह का जो है आज भी विरोध प्रदर्शन और ये सब जारी है। और हिंसक प्रदर्शन एक तरह का जो है करनी सेना के द्वारा जारी है। तो ये दोनों चीजें हैं, इसको हम लोग क्या आखिर ये सारा जो है तमाशा ये क्या है? संसद में अगर नहीं बोला जाएगा तो जनता की आवाज कहाँ उठाई जाएगी? और क्या ऐसा ही लोकतंत्र जो है उसकी तस्वीर यही है? क्योंकि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन जब मौजूदा स्थिति में विपक्ष को बार बार बात रखने का मौका नहीं दिया जाएगा, तो कैसे जो है वो लोकतंत्र की में जो जनता की आवाज है वो बुलंद होगी? लोकतंत्र की मूल भावना यही कहती है कि पक्ष विपक्ष दोनों की बातें जो है वहां पर रखी जाए, उनको सुना जाए। और इस पे तमाम तरह के जो है जो मुद्दे हैं उन पर बात की जाए, बहस की जाए। लेकिन जब संचालन पर जो संचालन कर रहा है वो लगातार उनके तरीकों पर, जो सांसद है, प्रतिपक्ष के सांसद है, वो सवाल जब उनकी तरफ से सवाल उठ रहे हों उनकी निष्पक्षता पर, तो ये बात जो है लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। तो आज हम इस पर ही बात करेंगे। हमारे साथ हम अपने वक्ताओं को जोड़ते हैं। जी, हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी हैं, एडिटर 4PM एमपी के हैं। और लगातार वो हमारे मंच पर आते रहते हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हैं, टिप्पणीकार हैं। हमारे साथ संजीव चंदन स्त्रीकाल के संपादक हैं। तो हाँ, आज आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत हम धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जी, तो आज हम बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले संजीव श्रीवास्तव जी की टिप्पणी लेते हैं। जो चल रहा है ये सब, एक तरफ रामजी लाल सुमन भी हैं, एक तरफ जो है वो राहुल गांधी का मसला है। इसके अलावा
सिर्फ इस टर्म की बात नहीं है, पिछले टर्म में भी हमने देखा कि लगातार एक तो 141 सांसद एक बार जो है निलंबित किए गए थे। यहाँ तक कि राहुल गांधी की सदस्यता तक को बहुत ही तिकड़म के साथ जो है उनकी सदस्यता खत्म करने की कोशिश की गई थी। आपको याद ही होगा कैसे सूरत में मानहानि का केस दायर किया गया, फिर उसको उठा लिया, उसके तहत उनकी सदस्यता फिर रद्द हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर टिप्पणी की और उनकी सदस्यता बहाल की कि लोकतंत्र में इस तरह से करना जनता की आवाज को दबाना है। तो ये जब राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की गई तो ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि इस तरह से अगर किसी सांसद की सदस्यता ली जाती है तो ये लोकतंत्र में फिर जनता की आवाज को दबाना हुआ। तो ऐसे निलंबित करना भी क्या जनता की आवाज को दबाना नहीं हुआ, बार बार निलंबित करना या जो है उन्हें बोलने नहीं देना, जबकि संसद का मकसद ही है कि जनता के मसलों को यहाँ पर जनप्रतिनिधि जिनको चुन करके जनता ने भेजा है संसद में वो बात रखेंगे। नहीं, पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया। देखिए, ये जो हम देख रहे हैं, बीते आपने एक टेन्योर की बात की, मोदी जी का, मोदी जो पहला कार्यकाल और दूसरा कार्यकाल, अभी तीसरा कार्यकाल चल रहा है, और जो पहले 2 कार्यकाल थे और खासकर जो दूसरा कार्यकाल रहा है, आपने उसमें उल्लेख किया ही अपने ओपनिंग रिमार्क में कि लगभग 150 सांसदों को आप एकमुश्त निलंबित कर दें, ना बोलने दिया जाए। और एक बड़े अजीब सी बात है, ये जो तीसरा टेन्योर है, अब इसमें वो सब करने की स्थिति में नहीं दिखता है, सत्ता पक्ष नहीं दिखाई देती है। उसकी जो अब नंबर गेम में साफ है कि अब 100 सांसदों के साथ कांग्रेस है और अच्छा खासा जो संख्या बल विपक्ष के पास है। और सबसे खास बात यह भी है कि एक लंबे वक्त के बाद संसद में नेता प्रतिपक्ष जैसी स्थितियां बनी है। अब बड़ा सवाल यही उठता है कि जो मान्य परंपराएं हैं, हम ये पाते रहे, मैंने संसद को कवर तो नहीं किया है, लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा, छत्तीसगढ़ विधानसभा, जो पहले एक दौर में एक ही राज्य होता था, और भी कई सूबों में हमने देखा है, उसको पढ़ा है, संसद को देखा है। मान्य परंपरा यही है कि सदन का नेता हो या प्रतिपक्ष का नेता हो, दोनों को समान रूप से अवसर मिला करते हैं। और जो आसंदी है, आसंदी को निश्चित तौर पर जो परंपरा है, परिपाटी, अब जो आपने बातें की, जिस बात पर अब हम आज चर्चा कर रहे हैं, वो जो जिस 349 जो संसदीय कार्य संचालन नियम है, उसका जो 349 नंबर का नियम है, जिस तरीके से आक्षेप हुए, और बिरला जी ने अनायास उसको उठाया और उठाते उठाते वो राहुल गांधी पे सीधे सीधे चले आए। और राहुल गांधी को जो उन्होंने इंगित किया, और कहीं ना कहीं ये भी रहा कि उन्होंने उसके बाद जो और भी चीजें चल रही हैं, हम देख रहे हैं लगातार कि क्या कुछ चल रहा है, कैसे जो उनकी अपनी एक किस तरीके से उन्हें संदिग्ध बनाना है, किस तरीके से उनके कहीं जो एक आचरण पर संदेह पैदा करना, इस तरीके तक पहुंच जाना, ये दिखलाता है या बतलाता है कि जो सत्तारूढ़ दल है, ये टेन्योर है, इस टेन्योर में राहुल गांधी ने जिस तरीके से लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका में वो अपने आप को प्रस्तुत करते रहे हैं, जो उनकी धार है, जो उनके दल जिस तरीके से है, या पूरा विपक्ष जिस तरीके से सरकार को घेरता है, तो हम साफ तौर पर देखते हैं कि मंशा अब जो सत्तारूढ़ दल है, सत्ता पक्ष है, चाहे वो मोदी जी हो या उनका पूरा कुनबा, और जो आसंदियों का तो ऐसा लगने लगा है अब जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का क्षरण हुआ है। हम ये बार बार बहुत लंबे वक्त से आरोप लग रहा है कि ईडी मोदी जी की है, सीबीआई मोदी जी की है, इनकम टैक्स मोदी जी का है, और चुनाव आयोग भी अब मोदी जी का हो चुका है। संवैधानिक संस्थाओं को उन्होंने जो कुछ बर्बाद कर सकते थे वो बर्बाद किया, जो दिखता भी है, बहुत अवसरों पर हमने देखा या पाया। अब संसद में जो हो रहा है, आसंदी का जो रोल है, ठीक है, देखिए ये काफी लंबे वक्त से होना शुरू हो गया था कि आसंदी, अब वैसा दौर नहीं बचा कि सोमनाथ चटर्जी जैसा दौर भी होता था कि तब वास्तव में देश ऊपर होता था, और देश के साथ में जो उनको पद मिला हुआ है, उन्होंने आसंदी को लेकर कहा था, पूरे देश को स्मरण है कि एक अवसर ऐसा भी आया था जब उनके दल ने कहा था पद छोड़ दीजिए, उन्होंने कहा नहीं, मैं अब आपके दल का नहीं, मैं संसद का प्रमुख हूं और मेरा सब समान भाव से सबको साथ लेकर चलना दायित्व है। तो वो तो हम भूल जाइए उस दौर को, उस वक्त को। लेकिन अगर और जाइए जो इसके पहले के टेन्योर रहे हैं, पहला टेन्योर जाइए मोदी जी का, तो सुमित्रा महाजन जी ने, जो मध्य प्रदेश से ही आती हैं, उन्होंने उस संसद को कैसे चलाया था। कई इस तरह के कन्फ्रंटेशंस नहीं होते थे, उस तरीके की गतिरोध नहीं बना करते थे, बहुत आसानी से चल जाया करती थी संसद। और साथ में एक हम ये भी देखते या पाते हैं कि आपने जो एक पूरा सिस्टम ही खत्म, कोलैप्स कर दिया गया मोदी और शाह जी द्वारा। अगर हम देखें मोदी और शाह के बाद कौन है तीसरा नंबर, तो आपको दूर दूर तक नहीं दिखेगा। संसदीय कार्य मंत्री की जो भूमिकाएं होती थी वो नहीं दिखती। सदन के नेता के तौर पर हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी देखा है, या हम जाएं तो हमने उस दौर में जो अरुण जेटली हुए या
प्रमोद महाजन हुए, खुद सुषमा स्वराज हुई, कैसे सामंजस्य बैठाया जाता था, अपनी बात को कहीं रखना, सुनना, सुनाना, सब कुछ चीजें होती थी। लेकिन अभी साफ तौर पर यह लगता है कि राहुल गांधी से भयभीत है। हम अगर और पहले जाएं तो बीते 10 सालों में हुआ क्या है देश में, राहुल गांधी की छवि को तार तार करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया, इस सर्वविदित है। उसमें विफल हो गए। उन्होंने एक जितनी इन्होंने कोशिशें की उतना ही राहुल फ्लोरिश होते चले गए। और आज तो स्थिति यह है कि बहुत भारी पड़ते हैं वो, जब सदन में बोलते हैं तो वो साफ दिखता है। केवल लोकसभा नहीं, आप राज्यसभा चले जाइए, जगदीप धनखड़ जी का क्या रोल है। ऐसा लगता है प्रतिस्पर्धा चल रही है कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के जो सभापति महोदय हैं कि विपक्ष को कौन कितना दबा सकता है। और एक हास्यास्पद बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदन के बाहर जब खड़े होते तो कहते हैं कि विपक्ष मेरा गला दबाता है। अरे भाई, आप ना उनकी बातों को सुनिएगा, ना आप उनकी बातों को कार्रवाई में आने दीजिएगा। हम राज्यसभा तो देखते हैं कि जगदीप धनखड़ जी का पेटेंट वाक्य होता है कि कुछ नहीं लिखा जा रहा है आपका। यही स्थिति सदन में इस समय स्पीकर साहब की दिखती है, ओम बिरला जी की। उनका ये दूसरा टेन्योर है और जो पहली दौर में गलतियां हुई, मुझे लगता है उसको सुधारना चाहिए, क्योंकि इतिहास लिखा जाता है, इतिहास में आप दर्ज होते हैं। मैंने सोमनाथ चटर्जी का नाम इसलिए लिया कि इतिहास में दर्ज है। हमने पीए संगमा साहब को भी देखा था, कितने खूबसूरती से चलाते थे, सबको अवसर देते थे। लेकिन वही कि वो दौर खत्म हो चुका। और अभी जो स्थितियां हैं, अभी कहीं ना कहीं आपको सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए सब कुछ करना है। और ये कहीं ऐसा भी लगता है कि वो बातें ना आ पाए जो आनी चाहिए। राहुल गांधी को कल जो कुछ हुआ, जिसपे हम चर्चा कर रहे हैं, आपने आए, एक तरफा आपने बोला, और फिर विपक्ष के नेता जब खड़े हुए बोलने की तो आपने सदन को स्थगित कर दिया। क्या बात है, क्यों है ऐसा? जो उनके अधिकार हैं। तो शायद इसीलिए राहुल गांधी के सब्र का बांध टूटा और उनको सदन के बाहर कहना पड़ा, मीडिया में आके कहना पड़ा। और इसको लेकर भी सवाल उठाए जाने कि क्या राहुल गांधी लोकसभा स्पीकर के पास नहीं जा सकते थे? अरे भाई, वो गए होंगे, अब किसी ने उस चीज पे गौर नहीं किया। आप ये पूछिए ना कि कितनी बार गए और कितना आपको साथ मिला। वो सदन के भीतर तो बार बार कहते ही है ना कि भाई हमें बोलने का अवसर दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। आप इंटरप्ट करते हैं, आप उनके लय को तोड़ते हैं, आप कभी उनकी छीटाकशी ड्रेस को लेकर करते हैं, किसी और को निशाना बनाकर आप उनकी, भाई आप उनके जो वो रख रहे हैं सदन के भीतर, जो बातें कह रहे हैं उसको सुनिए ना। और आपने जो दूसरी बात की वो आगरा के सांसद रामजी लाल सुमन साहब की, तो वही बड़ा हैरत अंगेज है कि मुझे याद आता है कि मैं जब राज्य विधानसभा को कवर करता था तो यहाँ काम रोको प्रस्ताव आया करते थे और संसद में भी ऐसा होता था। संसद में खूब चर्चाएं हुई हैं, खूब फैसले हुए हैं। और अब आपने तो संसद जो है उसकी मर्यादा को तार तार किया वो अपनी जगह, लेकिन जो सांसद नाम की संस्था है, जो विधायक नाम की संस्था रही है, उसका भी क्षरण हो गया है। कोई उसको पूछ नहीं रहा है। अब आप बताइए कि अगर उनकी टिप्पणी थी, यदि वो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं तो उसमें वो सांसद, लेकिन सांसद का यदि प्रोटेक्शन करना किसका काम है? स्पीकर का काम है। वो काम रोको प्रस्ताव रखा गया, उसकी सूचना दी गई, ना उस पर कोई चर्चा राज्यसभा करना चाहता, ना लोकसभा करना चाहती। तो कुल मिलाकर मेरी लाठी मेरी भैंस, और जो मोदी शाह चाहें वो करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। और चाहे लोकतंत्र की हत्या हो जाए, चाहे संविधान तार तार हो जाए, उससे लगता है शायद किसी को कोई मतलब नहीं। और ये जो इतने गरिमामय पद रहे हैं, इन गरिमामय पदों को जिस तरीके से एक गिरवी जैसा रख दिया, बड़ा थोड़ा कड़वा शब्द है, तल्ख शब्द है, कि इसको आपने भूल गए हैं कि आप किस पद पर हैं। आप सर्वोपरि हैं। आप उसके इंस्टीट्यूशन के हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है। और फिर आप ये सब ना करें और बार बार उसको कहीं लांछित करें, कहीं उसको कहीं तार तार करें जो मर्यादाओं को, तो ज्यादा दोष मुझे लगता है स्पीकर का है। और इसके साथ साथ सरकार का रवैया भी बहुत दुखद और बहुत पीड़ादायक है, ऐसा मेरा मानना है। मनोरमा जी, मनोरमा संजीव सर को जा भी सकते हैं अभी। मैं क्या गेस्ट हैं काफी समय। लेकिन एक सवाल है आपके लिए, क्योंकि राजा राम त्रिपाठी तो नहीं है, ये राजा राम त्रिपाठी की बात कर रहे हैं या कोई भी जो मध्य प्रदेश के उसको समझता हो विधेयक को, लेकिन आपसे ही सवाल है कि ये जो विधेयक लाया गया है जमीन अधिग्रहण वाला बिना मुआवजे के, इतनी मेहनत से कायदे से यूपीए सरकार ने, और वो जमीन अधिग्रहण का कानून को थोड़ा बेहतर किया था, प्रक्रिया को बेहतर किया था। अब आपके यहाँ मध्य प्रदेश में एक नया रूट ले लिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वो जो उसको लेकर कंट्रोवर्सी यही क्रिएट हुई है कि जो ये किया गया है, इसमें कहीं सिंहस्थ को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे यहाँ सिंहस्थ होना है 2028 में, और 2028 के सिंहस्थ के ठीक पहले
मध्य प्रदेश की सरकार जो ये विधेयक लेकर आई, उसमें उन्हीं के दल के लोगों ने कटघरे में खड़ा किया है कहीं ना कहीं सरकार को, सवाल खड़े किए हैं। देखिए, किसानों की बातें बार बार, चाहे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य की सरकारें हों या अन्य दलों की सरकारें और केंद्र की सरकार, बड़े बड़े दावे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, इस पे किसानों को बहुत सख्त आपत्ति। और खास बात यह भी है कि वो सिंहस्थ का जो मेला क्षेत्र प्राधिकरण होता है, मेला क्षेत्र होता है, वहां लंबे बहुत बरसों से परंपरा परिपाटी है, कई सौ वर्ष हो गए उसको होते होते, और आजाद होने के बाद भारत या उसके बाद जो चीजें चल रही हैं, हम मध्य प्रदेश 1956 में बना, तो एक अस्थायी निर्माण हुआ करते थे, वहां स्थायी करने की क्या आवश्यकता है, इसको लेकर बहुत बड़े सवाल खड़े हुए हैं। और उन्हीं के दल जो एक सांसद रह चुके चिंतामणि मालवीय हैं, वो उज्जैन के सांसद हैं और उसी उज्जैन से मुख्यमंत्री आते हैं, उनका गृह जिला है, गृह शहर है, नगर है वो। तो उन्होंने सवाल उठाया कि ये किसानों के साथ ठीक नहीं हो रहा, बड़ा अजीबोगरीब है कि उनको नोटिस दे दिया गया, उनसे कारण बताओ नोटिस लिया गया, ये कहा गया है कि जेपी नड्डा साहब के निर्देश पर जो मध्य प्रदेश की बीजेपी इकाई उसने नोटिस दिया है, और उनका यह कहना रहा है कि इस पूरे के पूरे जो जमीनों का गोरख धंधा है, अकेले सिंहस्थ में 20,000 करोड़ रुपए का खेल होगा, ऐसा उन्होंने कहीं आक्षेप लगाया। और उन्होंने ये भी साथ में बड़ा एक तल्ख टिप्पणी की है जो चुभी है सारे के सारे लोगों को, कि भाई आप कमा लीजिए 10-20 हजार करोड़ रुपए, लेकिन ये भी याद रखिए कि जब आप जाते हैं तो वो जो कफन होता है उसमें जेब नहीं हुआ करती है। तो ये दिखलाता है या दर्शाता है कि अपने दल के लोगों की भी नहीं सुनना है, आपको केवल आवाज दबाना है। तो जो हम बात मूल कर रहे हैं कि आपको चुने हुए प्रतिनिधियों की आवाज को नहीं जाने देना है, जनता की आवाज को नहीं सुनना है, उसका एक दूसरा उदाहरण इसको मध्य प्रदेश के जो आपने जिस विधेयक की चर्चा की बात कर रहे हैं उसको हम मान सकते हैं। तो जब आप किसी भी सूरत में आपका एकमात्र लक्ष्य है कि हमको सत्ता में बने रहना है, हमको कैसे ना कैसे जो हमारा, अब आप ये इसको ऐसे भी जोड़ लीजिए कि चंदाखोरी होती है, हमने देखा है वो जो चुनावी चंदा है उसमें क्या कुछ हुआ, निकलता कुछ नहीं है। इसके साथ साथ दो और बातें मैं यहां करना चाहूंगा कि संसद के भीतर दो मामले हुए, एक राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगा, वो संसद महोदय गंभीर हो गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसमें पूछा था, उनके हालचाल लिए थे, हालचाल लेने के बाद वो क्या हुआ उस प्रकरण का। दूसरा केस हुआ सदन के भीतर कि वो एक कांग्रेस के जो राज्यसभा के सदस्य उनके सीट के नीचे नोट मिल गए 50,000 रुपए, क्या हुआ उस मामले का। आप बहुत सारी बातें कैमरों से लैस है, सब कुछ है, लेकिन निकल के कुछ नहीं आता। केवल और केवल हमें अपने हित की राजनीति करना है। ये अगर उसमें जो आसंदी का रोल है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा के स्पीकर साहब और राज्यसभा के सभापति महोदय, इन दोनों की भूमिका बार बार संदिग्ध होती है, कटघरे में खड़ा की जाती है, लेकिन इन लोगों को कहीं कोई लगता है कि सब कुछ, कोई हम कहते हैं ना कि शर्म या कुछ कहीं पीड़ा होना चाहिए मन में, वो कुछ होती नहीं है। दूसरी, 70 सांसद यदि मिले, 70 सांसदों के मिलने के बाद भी आप वहीं अड़े रहे, और वही जगदीप धनखड़ जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दी गई, ऐसा बहुत कम होता है, यदा कदा होता है। और मुझे लगता है राहुल गांधी ने जो अपना रिएक्शन दिया, बहुत लंबे समय से मुझे आता है, इसके पहले बहुत नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, किसी ने इतनी तल्ख टिप्पणियां नहीं की होंगी जो उन्हें करना पड़ी। तो ये दिखलाता या बतलाता है कि कितनी ऐसी स्थितियां पैदा की जा रही हैं, और क्यों की जा रही हैं ये देश जानता है। संजीव जी, हम प्रफुल्ल कोलखियान सर के पास आते हैं और मुझे अगर प्रसंगवश अनुमति मतलब दीजिएगा तो मैं आपसे चाहूंगा कि अगर मुझे विदा कर दें, मुझे अनुमति दें, कुछ मेहमान है मेरे घर पे, तो मैं बहुत क्षमा जी चाहते सर, हुए आपके दर्शकों से भी, बहुत आप बहुत सभी शुक्रिया। को मैं, बाकी विनय जी या प्रफुल्ल सर को नहीं सुन पा रहा हूँ, लेकिन मैं बाद में इस प्रोग्राम को सुन लूंगा। बहुत क्षमा चाहते हुए, बहुत बहुत जी, धन्यवाद। बहुत 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 शुक्रिया, आपने इतना इतने टाइट शेड्यूल में भी समय निकाला इसके लिए। जी, हम फिर किसी और में चर्चा करते हैं। हाँ, प्रफुल्ल सर से बात करते, जब बोल रहे थे संजीव सर, तो उन्होंने उनका नाम सोमनाथ चटर्जी का नाम लिया था। तो 2006 का प्रसंग था वो, जब वो योगी आदित्यनाथ जब संसद में रोए थे गोरखपुर में सांप्रदायिक दंगे वाले मामले में। याद करिए उस समय उनका जो जेस्चर जो था कि योगी जी आप मत रोइए, आप मत रोइए, मतलब आपकी जान को खतरा नहीं है। मतलब इस तरह से स्पीकर जो है वो लगातार सांत्वना दे रहे थे, योगी जी बोल करके। तो ये एक समय पे जो है वो इस तरह का भी था। अब ये बार बार जो है भाजपा, उनके द्वारा कहा जाता है कि आप लोगों ने भी जो है कई दफा इस तरह का कांग्रेस के टाइम पे हुआ, और सबसे ज्यादा जो उदाहरण दिया जाता है 89 का दिया जाता है, राजीव गांधी के समय में, जब इंदिरा गांधी की हत्या वाला ठक्कर आयोग की जो है टेबल की गई थी। उस समय एक साथ 63 लोगों को निलंबित किया गया था।
जो कि एक दिन में सबसे ज्यादा नंबर में है निलंबन। और उसके अलावा और भी 1-2-3 मौकों पर जो है कभी 45 कभी इस 18 ऐसे सांसद जो है निलंबित किए गए। आंध्र का जो मसला था तेलंगाना की मांग को उसको लेकर, लेकिन फर्क ये था कि उसमें अगले ही दिन माफी मांगी और अगले ही दिन उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई। इस तरह से जो एक जो शत्रुता और वो जो एक हेट्रेड एक तरह से कह ले, या जो भी एक वैमनस्य वाला भाव रख करके नहीं, एक प्रक्रिया के तहत उस समय हंगामा हुआ, निलंबित किया, अगले दिन उन्होंने माफी मांग ली, अगले दिन उनकी सदस्यता बहाल हो गई। वैसे भी एक सत्र के लिए ही होता है, उसके अगले सत्र में वो मान्य तो होता नहीं है निलंबन, लेकिन 3 दिन 4 दिन इतने दिन भी नहीं रहे, एक दिन सिर्फ, इस तरह की बात है। तो फर्क था। आप कैसे इसको देख रहे हैं? कल आपने मतलब या अभी लगातार पिछले टर्म में भी, इस टर्म में भी ओम बिरला के आप टाइम को देख रहे हैं, क्या सच में विपक्ष का आरोप निराधार है? आप लोग एक मतलब जैसे संसद की कार्यवाही और इन सबको देख रहे हैं, तो क्या एक ऑब्जर्वेशन, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर और इसके तौर पर किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या सच में विपक्ष का आरोप एकदम निराधार है और इधर एकदम जो है संचालन नियम और मानकों के तरह किया, उसके आधार पे किया जा रहा है? जी सभी को नमस्कार। विपक्ष का आरोप बिल्कुल ही निराधार नहीं है, बल्कि वह दर्द से भरा हुआ भी है और सच भी है। आप कैसे, जो पीठासीन अधिकारी हैं, वे कैसे ऐसा आचरण कर सकते हैं? अगर पीठासीन अधिकारी को माननीय कहा जाता है, तो पीठासीन अधिकारी भी जनप्रतिनिधियों को, सांसदों को माननीय ही कहते हैं। एक बात समझ में आनी चाहिए, सरकार पूरे देश की होती है, सभी लोगों की होती है, चाहे उन्होंने उनको वोट दिया हो या न दिया हो। उसी प्रकार विपक्ष भी पूरे देश का होता है, चाहे किसी ने उसे वोट दिया हो या न दिया हो। तो वो जनता की आवाज तो विपक्ष के पास है, विपक्ष ही उसकी आवाज को उठाता है, और सरकार तो सरकार है, उसके पास सारी शक्तियां हैं वो, लेकिन जनता के दुख दर्द का वाहक, अपने इलाके के लोगों की बातों का खुलासा, उनकी मांगों का, उनकी भावनाओं का, तो सरकार को सूचना विपक्ष के माध्यम से ही मिला करती है। लेकिन इस बार नहीं, ये दूसरा टर्म है उनका, वो शुरू से ही उनका आचरण इस तरह से रहा है। जैसे अभी कह रहे थे ना कि ईडी उनका, सीबीआई उनका, चुनाव आयोग उनका, उनको तो यह भी इल्हाम है कि विपक्ष भी उन्हीं का है, और सिर्फ विपक्ष के कुछ नेता हैं जो उनके काबू में नहीं आ रहे हैं, वरना विपक्ष भी सरकार की ही है। इस तरह की बात वो सोचते हैं। है कुछ नेता जो इस भ्रम को बीच बीच में तोड़ देते हैं। असल में क्या कर रहे हैं? पहले टर्म में तो खैर चलिए कि इनके पास बहुत सारा बहुमत था तो मनमानी कर रहे थे, लेकिन अभी जब इस तरह का आचरण करते हैं तो सहयोग से चलने वाली सरकार के सहयोगियों के दिमाग में ये बात नहीं बैठती है कि इससे लोकतंत्र का क्या होगा। एक बार भी तो किसी ने टीका टिप्पणी नहीं की कि माननीय स्पीकर महोदय, आप इस तरह से सदन न चल रहे। वहां थे तो सभी दल के तो सांसद थे ही, तो उनकी क्या मजबूरी है? सब मिल करके जिस प्रकार से अपना तनख्वाह, अपनी जो वित्तीय फायदे हैं उसको बढ़ा लेते हैं, उसी प्रकार से सब मिल करके क्या इस देश में लोकतंत्र की विदाई करने पर तुले हुए हैं। कोई मर्यादा नहीं, कोई परंपरा नहीं, किसी की परवाह नहीं। और ये तब है जब आप, जो अभी तो बात खुल गई है, जो ये उस दिन हम भी प्रोग्राम किए थे, उस समय तक मुझे भी मालूम नहीं था कि ये जो सौगातें मोदी जी जो है उसके पीछे अमेरिका के धार्मिक स्वतंत्रता आयोग और उनके जो विभाग हैं उसकी भी एक भूमिका है। उनका एक रिपोर्ट आया है, इसमें भारत को कहा गया है कि इसको कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के रूप में चिन्हित किया जाए, और इनकी राव जैसी संस्थाओं को बैन करने आदि आदि की बात भी कही गई है। काफी चिंताजनक वो रिपोर्ट है,
अगर सरकार को शर्मसार होना चाहिए। और ये उस भारत के बारे में उस अमेरिका से कहा जा रहा है जिस अमेरिका में जाकर के 11 सितंबर 1893 में विवेकानंद ने भाषण दिया था और कहा था कि मैं उस धर्म से आता हूं जिस धर्म में सार्वभौमिक स्वीकृति है और हम दूसरे धर्मों को भी उतना ही सत्य मानते हैं जितना कि अपने धर्म को मानते हैं। और पूरी दुनिया का ध्यान इधर गया था। और आपको ध्यान होगा कि 1893 में वो कह रहे थे, 1857 को हुए, अभी 36 साल हुए थे, 4 दशक भी नहीं बीता था। और पूरी दुनिया ने देखा था कि हिंदू मुसलमान के बीच में कैसी एकता थी और कैसी एकता उस संग्राम में, क्रांति में, विद्रोह में कह लीजिए दिखलाई थी। वो कहते हैं कि उच्च मानदंडों का पालन कीजिए। अरे कैसा मानदंड? आप किस मानदंड का पालन कर रहे हैं? और इस तरह से संज्ञा में नहीं सर्वनाम में बात करना। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग जिनका कोई जो सब्सटेंशिएट नहीं किया सकता है। आप क्या राहुल गांधी का नाम लेने से डर रहे थे? आपने हालांकि कहा कि नेता प्रतिपक्ष को खासकर इसका ध्यान रखना चाहिए। किसका ध्यान? अपने आचरण का कि विपक्ष के अन्य सांसदों के आचरण का? पकड़े जाएंगे, उनको कोई पूछेगा तो बोलेगा नहीं मैंने तो उनका नाम नहीं लिया, मैंने उनको नहीं कहा था। कहा था कि वे ध्यान रखें। तो ये गोल 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 निरर्थक बातों का जो क्या उसको बोलेंगे, आप वाक्य बनाते हैं और उच्चतर मानदंड जो बड़े बड़े शब्द हैं ये उछाल के देते हैं। इनका क्या इलाज हो सकता है? इनका कोई इलाज नहीं हो सकता। इनका इलाज यही हो सकता है कि जिनके पास जो सहयोगी दल है वो कहें कि नहीं इस तरह से नहीं चल सकता है, आपको हमने संसद में समर्थन दिया है, लेकिन वो कहेंगे कहाँ से? वो तो लगता है कि इस तरह से दबे हुए हैं, किस भावना में दबे हुए हैं, किस उपकार के नीचे दबे हुए हैं, वे मुंह तक नहीं खोलते। तो क्या होगा? संसदीय लोकतंत्र ऐसे ही चलेगा। और आपने जो सवाल किया उसका तो जवाब यही है कि बहुत जिस तरह से हमारे नेताओं के जीवन में, सार्वजनिक जीवन में सजगता घटी है, कपट भाव बढ़ा है और इसका संबंध निश्चित रूप से संवैधानिक नैतिकता, सामाजिक नैतिकता के अभाव से है। ये सरकार विचारधारात्मक रूप से वर्णाश्रित समझ है समाज की इसकी। तो ये भेदभाव मूलक इसकी बुनियादी समझ है और वो भेदभाव वो करते हैं क्योंकि भेदभाव इनके चरित्र में समाहित है जी। तो उनसे निष्पक्षता की उम्मीद करना बेकार है। ये बिल्कुल सरकार के हो करके सरकार की तरफ से ये संसद की देखभाल करते हैं जो पीठासीन अधिकारी से उम्मीद नहीं की जाती है। जी ठीक है, विनय के पास आते हैं। विनय, लगातार जो है भाजपा की तरफ से इसके उसमें कहा जाता है, राहुल गांधी पर यह आरोप लगाया जाता है कि जब विपक्ष में अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज जैसे नेता, तो वो बहुत मर्यादित आचरण करते थे और बहुत ही मतलब तथ्यात्मक और इस तरह की बातों के साथ सदन में अपनी बात रखते थे। और राहुल गांधी की तुलना उनसे नहीं की जा सकती। राहुल गांधी का एक तो आचरण मर्यादित होता है और वो अपनी सिर्फ वो विवाद जो है वो क्रिएट करने के लिए जो है वैसे ही मुद्दों को सदन में रखते हैं जिनकी ना तैयारी होती ना ही मतलब उनके पास आंकड़े होते। इस तरह की बातें जो है वो भी की जाती। तो क्या ऐसा है, क्या आपने राहुल गांधी को सदन में सुना है, संसद में सुना है, और क्या वो किसी भी मामले में उनसे कहीं कमतर है अपनी बातों को, अपने मसलों को उठाने में? लगातार राहुल गांधी क्या जनता के सवालों को कंसिस्टेंटली जब से सांसद हैं वो नहीं उठा रहे हैं? और दूसरी बात, पीठासीन जो अधिकारी हैं वो जब इस तरह के उस पे आ जाए तो आखिर विपक्ष के सांसद क्या करें? क्या उनका क्या संवैधानिक क्या सॉल्यूशन है ऐसे में? जैसे कि अभी ठीक है 70 सांसद मिले कांग्रेस के और उस पे वो सुन भी सकते हैं, नहीं भी सुन सकते हैं, ऐसी कोई गारंटी तो है नहीं, लेकिन लगातार बार बार जब इस तरह की टोका टाकी की जाए तो आखिर इसका क्या उपाय है, हल क्या है? कैसे विपक्ष अपनी बात संसद में प्रभावी तरीके से रखे, जिन जिन बातों पर वो बात
करना चाहते हैं, क्योंकि निलंबन का डर और संसद सदस्यता जाने का डर दोनों ही साथ साथ में। किस तरह से आजम खान को फ्रेम किया गया और उसको संसद से निकाला गया, उनकी जो है सांसदी छीनी गई, वो भी आपको पता है। इस तरह पे तो योगी की चली जानी चाहिए थी। अभी जो लोग मंत्री बने हुए हैं कैबिनेट में, उसमें कितने अनुराग ठाकुर से लेके कितने सारे लोग हैं जिनकी जो है सांसदी चली जानी चाहिए थी, जैसे इन्होंने फ्रेम किया था बहुत सारे लोगों को। मुझे अभी आजम खान का ध्यान आ रहा है। मनोरमा, जो सबसे खतरनाक बात है वो यही बात है कि पूरी प्रक्रिया में ये हमको दिखने में आ रहा है कि दो चीजों पर जो है सत्ताधारी दल का जो है या एक ढंग से राजनीतिक दलों का जो वो फोकस रह रहा है। एक तो सबसे केंद्र में है कि चुनाव जीतना, और दूसरी जो बात है कि कानूनी रूप से गैर कानूनी काम करना। देखिए, जो लोकतंत्र जो चलता है कानूनी रूप से गैर कानूनी काम करना, हाँ, वो सिर्फ इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि वो टेक्निकली उनको कोई ये नहीं बताए कि वो ये गलत है, गैर कानूनी है। और सबसे दुखद बात ये है कि जो हमारे संविधान निर्माताओं ने जो ये उम्मीद की थी कि जो संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठेंगे उनको जो विवेकाधिकार दिया गया है ताकि वो जो नई परिस्थितियां लोकतंत्र के सामने आए उसमें वो विवेक का ऐसा उपयोग करे कि वो नई राह दिखा पाए। अब जो इतनी ज्यादा जो है जो सत्ताधारी दल तंग दिली दिखा रहा है कि वो विपक्ष के साथ साझेदारी करने को तैयार नहीं। देखिए, आप विपक्ष को ये कह करके कि उनके पास तथ्य नहीं होते हैं वो विवाद करने के लिए, ये तर्क के आधार पे आपको उनको बोलने का हक नहीं छीन सकते। तब तो आप जो सांसद बन रहे हैं उनको यही शर्त रख दीजिए कि जिनको बोलना आता हो, जो बहुत अच्छे चरित्र के हों, उन्हीं को चुनाव लड़ना है, वही जीत करके आएंगे। फिर तो सारे फैसले आप ही कर लीजिए ना, बाकी जनता को आप फैसले करने का तो आप राइट कुछ दे ही नहीं रहे। जो दुखद बात ये है कि आज के दौर में जो पार्टियों ने लोकतंत्र ने जो है पूरी तरह लोकतंत्र की व्यवस्था पे पार्टियों का कब्जा हो गया। जो संसद जो है वो अपनी राय जो है अपने मतदाताओं के हितों से ज्यादा पार्टी के हित के हिसाब से वो राय देते हैं। और फिर वो व्हिप है, दल बदल चुनाव का नियम है, ये सारी चीजें छत्तीसगढ़ के मामले में हम लोगों ने जब एक बार कार्यक्रम किया था, वहां जो जमीनी कार्यकर्ताओं ने कहा था कि जब वो चुनाव लड़ते हैं तो वो बिल्कुल हमारे अपने होते हैं। चुनाव लड़के जीतते समय में जब वो जीत के एक बार विधानसभा और सांसद में पहुंच जाते हैं, उसके बाद उनकी आवाज गुम हो जाती है पार्टी संरचना में। और खास करके जो जब से ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स और इलेक्शन फंड्स का मामला जो गड़बड़ हुआ है, तो पार्टी नेतृत्व के साथ साथ एक और जो आउटसाइड कॉर्पोरेट इनविजिबल हैंड जो है वो हमारे लोकतांत्रिक संस्थाओं में दखल देना शुरू कर दिया। और ये आप नियमों का इस्तेमाल करके आप खुद टिप्पणी कर दे रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष के बोलने से पहले वो खत्म कर दे। देखिए, हमारे सामने एक उदाहरण सोमनाथ चटर्जी का है। मुझे याद है कि जब वो उनको खुद जो है कम्युनिस्ट पार्टी ने पार्टी से निकाला था, जब उन्होंने कहा था कि मैं जिस पद पे बैठा हूं मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं और इसीलिए मैं पार्टी लाइन टो करने के लिए बाध्य नहीं हूं, तो जेएनयू में वो गए थे। और जेएनयू में जब गए थे तो वहां छात्र नेताओं ने उनको काले झंडे दिखाए थे। आमतौर पे उनके साथ सुरक्षा व्यवस्था होती है और आमतौर पे स्पीकर का ऐसे विरोध नहीं किया जाता, लेकिन उन्होंने उस विरोध को होने दिया, एक्सेप्ट किया, जबकि कानूनी रूप से वो चाहते तो उसको रोक सकते। देखिए, कानून जो है, कानून एक ठहरी हुई स्ट्रक्चर चीज है। जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का आप देखिए,
क्या स्थिति आ गई। कुणाल कामरा के खिलाफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का इस्तेमाल होने की बात आ रही महाराष्ट्र विधानसभा में। उसी तरह जो है जो अबू आजमी के बयान को लेकर के ये हो रहा है कि उनकी संसद सदस्यता जानी चाहिए। जब आप विधानसभा की सदस्यता उनको लेने की बात हो रही है, सस्पेंड आपने कर दिया वो एक बात है, पर आप उसको आधार बना करके उनकी सदस्यता लेने चाहते हैं। जबकि इस हिंदुस्तान में इस बात का उदाहरण है कि जो सेपरेटिस्ट नेता थे मकबूल भट्ट ने संसद के अंदर खड़े होकर के कहा था कि हाँ मैं जो है वो अलगाववादी हूं, है ना। तो जो हमारी संस्थाएं हैं, जो हमारे उनकी जो मजबूती है, जो खूबसूरती है, जो बात बोलने की आजादी है, जब वहां बात बोलने की आजादी नहीं रहेगी, फ्लोर मैनेजमेंट जो है वो इतना कमजोर होगा कि सत्ता पक्ष नियमों का दुरुपयोग करके जो है विपक्ष की आवाज दबाना चाहेगा। तो ये जो है लोकतंत्र के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। देखिए ऐसा दौर आ गया है कि संसद में एक आदमी बयान देता है राणा सांगा के बारे में और लोग उस सांसद का घर तोड़ने पहुंच जाते हैं, और उन पार्टी के लोगों को ये माने जब ये मामला जबकि विशेषाधिकार का होना चाहिए कि भाई एक सांसद अगर बयान दे रहा है, अच्छा बुरा जो आप उससे असहमत हो सकते हैं, उसका घर तो तोड़ने नहीं पहुंच सकते। जब एक सांसद नहीं सुरक्षित होगा, वो अपनी बात नहीं कर पाएगा, तो बाकी आप उनसे बहस कीजिए, आप उनको केस डाल दीजिए, उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा, इतने सारे कानून है भाई। आप उनके ऊपर जो है भावनाएं भड़काने का जो है वो 153 ये सब के तहत आप उनके ऊपर केस दायर कर दीजिए। लेकिन आप तथ्यों के साथ जाएंगे ना, और जो हमारे जो संसदीय संस्थाओं पे जो बैठे लोग हैं, कई लोगों ने अपना जो पीछे का जो करके वहां तक पहुंचे हैं, वो बहुत चिंताजनक बात है। गवर्नर्स के लेकर के तमाम जो है। ठीक है, संजीव जी के पास आते हैं। संजीव जी, कल जो राहुल गांधी के अमर्यादित आचरण की बात थी, चलिए उसी की बात कर लेते हैं। क्या अमर्यादित आचरण किया था? एक स्त्रीवादी नजरिए से भी संसद को देखा जाए तो राहुल गांधी ने ऐसा क्या अमर्यादित आचरण किया? क्या संसद के दायरे में नहीं आता है कि वो अपनी बहन का इस तरह से गाल छू करके, और उन्होंने बैठने के लिए जगह बताया राहुल गांधी अपने साथ की जगह में सीट ऐसे करके ऑफर किया, यही जेस्चर था जो मैं समझी वीडियो देख करके। क्या ये संसद के अमर्यादित आचरण में आता है? एक तो टी शर्ट पहनने वाली बात पर भी उस दिन बिफरे थे वो राहुल गांधी के लिए नहीं था, लेकिन राहुल गांधी के लिए भी था। नहीं, टी शर्ट वाली बात तो राहुल गांधी के लिए बिल्कुल नहीं था। कांग्रेस के लोगों ने था, लेकिन था, क्योंकि राहुल गांधी भी है टी शर्ट पहनने वालों में से। नहीं, लेकिन टी शर्ट की बात नहीं कर रहे थे। वो टी शर्ट पे जो लोगो था उसको लेकर डीएमके के लोगों ने बात कही थी, तो उसको तो फिर वो नैरेटिव बार है, इसलिए उसमें हम लोग क्यों उस टिप्पणी करें। लेकिन ये निश्चित तौर पे ओम बिरला जब इस पर जेस्चर की बात पर और राहुल गांधी पर टिप्पणी कर रहे हैं मर्यादित, तो फिर बिधूड़ी को क्यों भूल जाते हैं? रमेश बिधूड़ी पे आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? वो कोई मर्यादित टिप्पणी थी? क्या थी वो? ये सवाल तो बनता है। प्रधानमंत्री जब उपहास उड़ाते हैं रेणुका चौधरी का, तो आपको वो मर्यादित टिप्पणी लगती है? नहीं, वो और जो शशि थरूर वाली जो टिप्पणी थी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाली टिप्पणी, वो संसद में दी गई थी क्या सर? वो संसद वाली नहीं थी, लेकिन वो सूपनखा वाली टिप्पणी जो थी वो संसद में की गई थी, वो संसद में की गई थी। मेजर प्रसंग है कि आपने किसी एक अपने सांसद को, वहां तो कोई प्रिविलेज मोशन भी नहीं आया, आपने लिटरली गाली दी
तो वो मर्यादित आचरण था ओम बिरला साहब को लगता था। दरअसल जो ट्रेनिंग है वो मसला यहाँ जो आप जो कह रही हैं गाल छूने वाला जो प्रसंग है और उसको लेकर के, वो निश्चित तौर पे जो इनकी अपनी ट्रेनिंग है उस मनोभाव से भी आता है और राहुल गांधी की छवि को, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग में आप एक चीज और देखिएगा, इनके यहाँ जो अपने आचरण है, जो इनके घर का आचरण है, वो बेहतरीन मतलब वो आचरण नहीं है जो ये अपने फॉलोअर्स के लिए देते हैं। इनके लोग झंडा फहराते हुए किसी सूफी मजार पे नहीं दिखेंगे, किसी मस्जिद पे नहीं दिखेंगे। इनको पता है गोली चलेगी और भी चल सकती है। गोली मतलब मैं स्टेट की गोली कह रहा हूं। एक्शन तो करना पड़ेगा, दिखावे के लिए भी करना पड़ेगा। तो ये इनके लोग पढ़ते हैं, अमेरिका में जाकर पढ़ते हैं, इंग्लैंड में जाकर पढ़ते हैं, इनके यहाँ इंटरकास्ट मैरिजेज होते हैं, इनके घर पे जाते ही वो लफ्ज जिहाद की बात, अंतरधार्मिक भी, इंटरकास्ट ही नहीं, अंतरधार्मिक भी, बिल्कुल। और वहां जाते ही लफ्ज जिहाद की बात खत्म हो जाती है, करने लगते। बिरला साहब खुद बोले, हालांकि मैंने अपने सांसदों को देखें तो ये आपको याद होगा ओम बिरला की बेटी की फोटो को लेकर के बहुत वो तो इन लोगों ने ये भी एक शरारत, ये भी आती, लेकिन एक छवि की बात जो कहते हैं, जिस तरह की छवि कुमार विश्वास ने सोनाक्षी सिन्हा पे टिप्पणी की थी और फिर तो दूसरे तरफ के लोगों ने, लेकिन उनकी अपनी लाइफ में उनकी बच्ची भी एक आधुनिक बच्ची की तरह से ही पली बढ़ी है, जैसे भारत के किसी के घर में जैसे सोनाक्षी सिन्हा पली बढ़ी है। बिल्कुल, ये जैसे ये सब चीजें, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस नैरेटिव वार में, जैसे चित्रा त्रिपाठी को उसका ही अपना ही, चित्रा त्रिपाठी खैर समझ जाए यदि तो अच्छी बात है, जिस तरह से उन पर यह हुआ और ये वाला पक्ष भी किया, लेकिन उधर नहीं जाना चाह रहे हैं हम। ये इस पर बात कर रहे हैं कि संसद की मर्यादा जो आप तय करना चाहते हैं तो कैसे तय करेंगे? दो मेल सांसद आपस में हाथ मिला सकते हैं, हाँ, यही बात है। लेकिन यदि आपको प्रियंका गांधी ने, ये ठीक है कोई कह सकता है कि भाई बहन का, एक मैं देख रहा हूँ हमारे यहाँ नियमित दर्शक हैं लेकिन उनका दिमाग थोड़ा वो तेजस्वी यादव इस पर जो आईटी सेल है भाजपा का, उसके द्वारा बहुत ही मर्यादित किस्म की टिप्पणियां सोशल मीडिया पे। क्या खराब आचरण है जस्टिस फॉर एजुकेशन? क्या आप अपने बेटी का गाल नहीं सहलाते होंगे? क्या हम अपनी बेटियों को नहीं चूमते हैं? क्या हम अपनी बहनों से नहीं मिलते हैं, गले भी मिलते हैं? क्या अपने दोस्तों को इस तरह से एक हल्का सा ऐसे किया है उन्होंने, बस। आपने क्या पढ़ाया जस्टिस फॉर एजुकेशन में? आप क्या पढ़ाते हैं लोगों को भाई? कौन सा एजुकेशन का जस्टिस आप मांग रहे हैं? और आप मीसा भारती, तेजस्वी यादव, क्या दिमाग लगा रहे हैं उधर? आप तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उन लौंडों से भी ज्यादा ये जो अभी मस्जिदों के सामने जाकर के जो तमाशा खड़ा करते हैं हर पर्व के अवसर पर, उस तरह का मानसिकता के व्यक्ति दिखाई पड़ रहे हैं। खेद है मुझे। कई बार मैं देखता हूं कि आपकी टिप्पणियां सेंसिबल आती हैं तो हम लेते भी हैं, इसके बावजूद कि विरोध की भी होती है। लेकिन ये क्या है यार? हम किसी को इंडोर्स नहीं करते, हम चित्रा त्रिपाठी को ट्रोल करने को इंडोर्स नहीं करते, हम स्मृति ईरानी को ट्रोल करने को इंडोर्स नहीं करते। मैं ड्राइंग मेमोयर की बहुत सारी टिप्पणियां बहुत पसंद करता हूं, लेकिन देखिए अब ठरकी वर्की उनका भी मैं नहीं ले रहा हूं। तो समझना पड़ेगा कि आप जो है जब बात करते हैं तो कम से कम एक मर्यादा, तो क्या था उसमें? हमको तो कुछ नहीं दिखा। बिल्कुल, मैंने कैसा क्या आपत्तिजनक है इस पे, जिसपे अमर्यादित कहा गया है? इन्हीं राहुल गांधी का महिलाओं के साथ कैसा जेस्चर होता है। हम लोगों ने महिलाओं को बुलाकर टेस्टिफाई किया है। हमने भारत जोड़ो यात्रा में जो महिलाएं इनसे गले मिल रही थी उनसे टेस्टिफाई कराया। एक होता है महिला अपना, तो वो कल्चरल मसला है और वो कल्चरल मसला ओम बिरला के लिए नहीं है, वो राहुल गांधी की छवि को डैमेज करने के लिए। हम लोग जो राहुल गांधी की आलोचना करते हैं उस रास्ते से आलोचना वो करना ही नहीं चाहेंगे। वो दूसरे तरीके से आलोचना। संजीव जी, क्या संसद में दो सांसद मिलने पर हाथ मिलाकर एक दूसरे को हग नहीं कर सकते हैं, गले नहीं लगा सकते हैं? अरे भाई, चंद्रशेखर को गिरिराज सिंह ने अभी गले लगा करके, तो उसको क्या, उसमें हम कोई रिश्ता तलाश नहीं? आजकल तो बहुत से महिला और पुरुष सांसद ने एक दूसरे को गले लगा लिया तो बहुत मतलब कि आफत आ गया। उसमें भी भाई बहन है, बिल्कुल। मैं बलराज माधोक की किताब नहीं खोलने जा रहा हूँ ना, वो ओम बिरला जी को नहीं दिखाने जा रहा।
बलराज मधोक की किताब जो लोग पढ़ते होंगे, जानते समझते होंगे, समझ गए होंगे मेरा क्या इशारा है। आप ऐसे कोई बात नहीं, तो एक प्रसंग है कि जो है आप संसद के इस तरह के आपने रोज को, चूंकि उनका वो टारगेट है मनोरमा, राहुल गांधी को ये करने का, तो ये मामला उनकी छवि ये करने का। कहाँ कोई दिक्कत थी? आप जस्टिस फॉर एजुकेशन बताइए कि घर और बाहर में फर्क होता है, बिल्कुल होता है। हम आप हमारी बहन और हम कहीं मिले और हम गले लगे तो क्या वो घर बाहर का क्या प्रसंग है? हम किस समाज में रह रहे हैं भाई? मस्तिष्क को कहाँ रखा हुआ है? इतना रोटन मस्तिष्क कैसे रखेंगे? वो क्या हुआ वहां? तो हम वीडियो देखा मैंने, जो वो एक सड़ा हुआ आदमी जो है मालवीय, डिस्कोर्स को पूरा जिस प्लेन पे लेकर के, जिस प्लेन पे लेकर के गए हैं। आप किसी भी आईटी सेल के ये करने वाले अलग बात है, आप बहुत पावरफुल लोग हैं, लेकिन ये जिस तरह के डिस्कोर्स को आप जहां ले जाते हैं तो लगता है आप अमित मालवीय को बहुत बढ़िया मानते हैं आप। और किसने कहा? ओम बिरला ने क्यों नहीं कहा कि ये गाल छूने वाली बात पे मैंने ये टिप्पणी की है? ऑफिशियली वही बोल देते जरा सा। तो कितने उनके गाल वाले तस्वीरें निकाल के कांग्रेस वाले ले आते। मैं सच कह रहा हूं। तो ये सवाल है, इन सारे सवालों को आप जो है, जैसे आप संसद को ऐसे कर रहे हैं, इसके अलावा अब दूसरी बात भी, इससे ज्यादा सीरियस क्या ओम बिरला को नहीं लगता कि एक सांसद के ऊपर हमला हुआ है? क्यों पूरी संसद जाकर के संसद में कही हुई बात, आप संसद में कही हुई बात को यदि आप ठीक नहीं मानते तो अच्छी बात है, नहीं मानिए, आप उसको इरेज करते हैं, आप बोलते हैं कि संसद की कार्रवाई में नहीं जाएगा, नहीं जाता है। हालांकि आजकल इसका भी कोई मायने नहीं रह गया, वो प्रसारित होता है उस पर। लेकिन एक सांसद के घर पे हमला हुआ, बिरला साहब आप 2 वाक्य बोल नहीं सकते थे? और ये सच है, कोई एक टिप्पणी आ रही है कि सब अपना अपना अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, ये भी सच है। विपक्ष के लोगों को भी क्या करना था? केवल राहुल गांधी की छवि के लिए लड़िएगा क्या आप प्रिविलेज मोशन नहीं डाल सकते थे? क्या आप आज धरना प्रदर्शन ज्वाइंट इंडिया गठबंधन दिखता ही नहीं। इंडिया गठबंधन कुछ नहीं है, इंडिया गठबंधन फ्लॉप है, ये पत्रकारों के मन का ख्याल है। और जहां जहां जैसी जैसी स्थिति आती है वहां उसको डैमेज करने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा ही होता है। मैं ये भी स्पष्ट कर दूं। लेकिन रामजी लाल सुमन के साथ जो हुआ, अखिलेश यादव बढ़कर के आप माफी मांग रहे हैं, रामगोपाल यादव अपने कार्यकर्ताओं को डांट रहे हैं कि जो है आप चुप क्यों बैठे थे? भाई आप ऑर्डर करिए, आप बात करिए कि सब जगह धरना प्रदर्शन हो। पल्लवी पटेल शायद आज या मतलब उनके साथ कुछ पुलिस कार्रवाई। आप एक सांसद के ऊपर, ये दलित सांसद छोड़ दीजिए, आप एक सांसद, आप बताना क्या चाहते हैं? इसीलिए मैं कहता हूं कि बहन जी का होना कितना मायने रखता है राजनीति, कि वो एक दबाव तंत्र की तरह मिनिमम काम करता है। आप अखिलेश यादव नहीं समझ सकते उस प्लेन से जाकर के। संजीव जी, आज हम बात कर भी रहे, जैसे आज झारखंड में अनिल टाइगर की हत्या के बाद से जिस तरह से आज पूरा दिन रांची को जाम कर दिया गया, पूरी भाजपा जो है सड़क पे क्यों नहीं कर सकते थे? हाँ, पूरी सपा क्यों सड़क पे नहीं आ सकती थी? ये क्या हुआ संसद में उसको लेकर के? क्या आपको लड़ना नहीं आता है? इसीलिए और जाटवों के लिए क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल मनोरमा, वहां जाटवों की ताकत है और उस इलाके में जाकर के किया गया। आप जाटवों को ही ऑर्गेनाइज कर देते थोड़ा, आगरा, हाँ। वो जाटव इलाके में, यानी आप बताना चाहते हैं कि आप कोई दलित के घर पे जाकर के आप कुछ भी कर ले, हो चाहे दलित सांसद ही क्यों, प्रधानमंत्री क्यों। ये वैसा ही है जैसे प्रधान इंदिरा गांधी ने कभी कहा था कि जो है मैं कैसे यहाँ रहती हूँ इनके बीच में। इंदिरा गांधी का बयान था, किसी को कहा था पर्सनल, आप ले सकते हैं उसको, लोग कोट कर सकते, शायद उन्होंने मेंशन भी किया है कहीं कि भाई इनकी तो वही दलितों के साथ भी, वही महिलाओं के साथ भी आप ट्रीट करेंगे। आप प्रियंका गांधी को एक व्यक्ति के तौर पे नहीं देख रहे हैं, ओम बिरला सांसद के तौर पे नहीं देख रहे हैं। रमणिका गुप्ता को कहा था जी, रमणिका जी को जो उन्होंने कहा। तो ये एक है मसला, ये इनके अपने रोटन दिमाग का भी मसला है, ये भाजपा राहुल जी की छवि को डैमेज करने का भी मसला है। मनोज जी, अगर कुछ टिप्पणियां हो तो हम ले सकते हैं दूसरे दौर में, छोटी 10 मिनट और है हमारे पास बात करने के लिए। प्रफुल्ल कोलखियान सर के पास रामजी लाल सुमन वाली बात एक तो और है कि मतलब 3 जो है लोकसभा स्पीकर, उनको बहुत ज्यादा बायस्ड कहा जाता है, जिसमें कांग्रेस की तरफ से एक आते हैं बलराम जाखड़, बाल्की दूसरे सुमित्रा महाजन, और तीसरे जो अभी चल रहे हैं 2 टर्म से हैं 10 साल, मतलब कि ओम बिरला।
तो इन तीनों के कार्यकाल को खास तौर पर जो संसदीय लोकतंत्र है उसके पूरे इतिहास में ये बहुत निम्न दर्जे का लोकतांत्रिक जो संसद का जो वो है, गठन है, संरचना है, या जो उसका संचालन है, उसमें इनका नाम लिया जाता है। ये भी हो रहा है। तो और अभी बात भी कह रहे हैं कि ओम बिरला का रवैया पक्षपाती है, पहले भी यही रवैया था, कांग्रेस के स्पीकर को हटाने के लिए प्रस्ताव है। हाँ, तो ये दूसरे तब जबकि 141 सांसदों को इन्होंने निलंबित किया, तो उस समय भी इसके लिए एक्शन होना चाहिए था। अब तो ये दूसरे टर्म में है। हाँ, लेकिन वही संकट है कि ये मेजोरिटी में, ये देखिए सारी दवाओं का एक इलाज है, आप सेंटर की सत्ता पे काबिज होते हैं तभी बहुत कुछ कर सकते हैं। जब तक आप ऐसे रहेंगे, प्रतीकात्मक लाएंगे, बात करेंगे। संजीव जी, वो तो ठीक है कि आपका प्रस्ताव गिर जाएगा, आप हार जाएंगे, लेकिन मतलब ऑप्टिक्स के लिए भी मैसेज कैरी होगा। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, ऑप्टिक्स के लिए भी, आपने इंटेंट के लिए भी, आप वो सड़क पे उतरने के लिए भी आप अपनी मंशा नहीं दिखाते कि आप फाइट। देखिए, हार जीत तो होती ही रहती है, आप कभी कमजोर होंगे, कभी मजबूत होंगे, लेकिन आपका जो तेवर जो है वो तो लड़ने वाला दिखना चाहिए कि आपको फिक्र है, आप लड़ने के लिए तैयार हैं। ये महेश यादव जी की टिप्पणी भी है। यही इसी टिप्पणी की बात मैं कर रहा था। महेश जी ने कहा था कि कांग्रेस अपने जख्मों को अकेले सहला रही है और सपा अपने जख्मों को। तो मैं चाहूंगी प्रफुल्ल सर, आप इस पर भी अपनी टिप्पणी करें। हाँ, इस पर एक सिर्फ टिप्पणी मैं ये और जोड़ दूं कि इन दोनों की पीर नजाई वाली स्थिति है। एक छवि बनाने में सिर्फ लगे हुए हैं, यदि इससे बाहर निकल गए होते, एक छवि बिगाड़ने में लगे हुए हैं, निकल गए होते तो एक संयुक्त विपक्ष की तरह ऑपरेट कर रहे होते। प्रफुल्ल सर से टिप्पणी लीजिएगा। एक और है कि भारत एक बदलाव के दौर से गुजर रहा है, भारत की जनता इस बदलाव को समझ नहीं पा रही, पितृसत्ता की बेड़ियां टूट रही है, जाति व्यवस्था का एक खंभा। इनको पाई और प्रफुल्ल सर, मनोरमा, इनको कोई और दूसरा ठीक नहीं करेगा, क्योंकि सत्ता पे अभी कोई लग नहीं रहा है कि विपक्ष इनको चुनौती दे रहा है। इनको घर की लड़कियां ठीक कर देंगी, मैं बहुत आशान्वित हूँ। हम सबको हमारी घर की लड़कियां ठीक कर देंगी। ये पूंजीवादी तरीके से ही सही, जो पूंजी जितना कर दे रहा है उसी हिसाब से सही, लेकिन ठीक कर देंगे। प्रफुल्ल सर जी, विनय कुछ कह रहे थे? नहीं सर कर। ठीक है, हाँ प्रफुल्ल सर। जी, संजीव सर ने बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कही कि यहाँ पर जो जेंडर वाइसनेस है उससे भी इसका कोई, उसके प्रतिरोध से भी इसका कोई हल जरूर निकल सकता है और निकलेगा। देखिए, बहन जी का राजनीति में सक्रिय होना निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें तब निराशा हुई थी जब दानिश अली वाला कांड हुआ था। रमेश बिधूरी ने जब कहा था और दानिश अली के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ था। बहरहाल, मैं रामजी लाल सुमन की बात कर रहा हूँ। सुमन जी सांसद हैं और उनके घर पर आक्रमण हुआ, यह जानते हुए भी कि वे अपने घर पर नहीं थे, वे तो दिल्ली में थे, अभी सत्र चल रहा है। तो उनके घर पर आक्रमण हुआ और आक्रमण करने वालों ने अपने आप को करणी सेना का नाम बताया और जाति सूचक नाम अपना लिया, और इसलिए भी स्थिति उनकी ओर से धमकियां दी गई है कि कब तक छुपोगे टाइप इस तरह की। हाँ, तो ये बहुत भयानक बात है कि आप अपनी जाति बता करके एक सांसद पर आक्रमण करते हैं, उसकी संसद में कही गई किसी बात को लेकर के, जिसको संज्ञान में सुप्रीम कोर्ट भी नहीं लेता है। उसका इलाज, अगर उसमें सहमति है या असहमति है, उसका जो भी होना है वह संसद में ही होना है। और अगर यह प्रिविलेज का मामला नहीं है, ठीक कहा संजीव सर ने, आप उनको निकलवा देते, उससे आप उनको शो कॉज करते कि आपने ऐतिहासिक तथ्य के रूप में क्यों गलत कहा है, यह ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, आप अपने को सुधार लीजिए, तो और सारी बातें वो कर सकते थे। लेकिन उस पर तो उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, न आक्रमण पर कहा और न इस पर कहा। और कोई कैसे भी अपनी जाति का नाम लेकर के जाति के आधार पर बनी हुई सेना, तो जाहिर है कि ये बात तो प्रमुख होगी ना। तो चूंकि ये थे दलित हैं, तो इसलिए उन पर जो है आप जाकर के चढ़ बैठे। और मैं तो देख रहा हूं कि
अब जो दलित समाज के लोग हैं, जो समुदाय से आते हैं, उनको भी आगे आना चाहिए और कहना चाहिए। ठीक है, वो तथ्य के रूप से वो गलत रहे होंगे, हो सकता है, यह तो विवाद का और विवेचन का विषय है। वो सही बोल रहे थे, गलत बोल रहे थे, लेकिन ऐसा बोलने पर किसी को भी हिंसा का या आक्रमण का अधिकार नहीं मिल जाता है। ये किस समाज में हम रह रहे हैं, यह कौन सी स्थिति है? लेकिन किसी ने इसका उस ढंग से प्रतिरोध नहीं किया जिस ढंग से होना चाहिए था। ठीक, विनय सर ठीक बोल रहे थे कि आप कम से कम लड़ने की मंशा तो दिखाइए, आपका प्रस्ताव गिर जाएगा। तो हारते ही तो रहे हैं। अब हारने के डर से क्या आप अपना नॉमिनेशन नहीं फाइल करते हैं कि हम हार जाएंगे? इसलिए हारने के डर से क्या आप सीट के लिए नहीं लड़ते हैं कि ये सीट हमको मिलना चाहिए? तो जीत हार एक अलग चीज है, लेकिन जो लड़ने की मंशा है उसका अभाव लोकतंत्र के लिए घातक है। और विपक्ष, पता नहीं विपक्ष क्या करेगा नहीं करेगा, कौन से ऐसे छोटे छोटे लाभ है। मैं तो फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि जिनके सहयोग से सरकार चल रही है, जिनके इशारा मात्र से सरकार के सारे रवैये ठीक हो जाएंगे अगर वो सिर्फ संकेत करें तो। लेकिन समर्थन देने वाले भी संकेत नहीं कर रहे हैं कि आपका ये आचरण गलत हो रहा है। तो इसमें क्या कहा, सरकार पूर्ण बहुमत की है नहीं, फिर भी ऐसा हो रहा है। जी बिल्कुल विनय, इसको क्या कहते हैं, जैसे आपने बात की भी और टिप्पणी में भी आ रही कि प्रस्ताव जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए, भले वो गिर जाए। ये क्या ऐसे विपक्ष का, ठीक है, सवाल बार बार जो है जनता के समक्ष रखना, मतलब वो कितनी जनता तक पहुंचता बात अलग है, लेकिन हाँ ठीक है, खबर में आई कि इस तरह से आचरण किया, बार बार विपक्ष को रोका जा रहा है। लेकिन क्या सिर्फ ये एक समस्या की तरह से इसको पेश करना और इसके लिए लड़ना नहीं, सॉल्यूशन जो है उस तक नहीं वो करना, ये विपक्ष की अपनी बहुत बड़ी खामी नहीं है? और ये भी एक लोकतंत्र को कमजोर करने का उनका ये नहीं है, उनकी गलती, उनकी त्रुटि? नहीं, देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप अगर संख्या बल में कमजोर है तो आपकी आवाज भी कमजोर हो जाएगी। आपको अगर, ठीक है, मैंने मान लिया कि मेन लाइन मीडिया आपको जगह नहीं दे रहा है, लेकिन आज जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है उसमें आपके पास तमाम साधन उपलब्ध है कि आप अपनी बात को दिखा सकते हैं। दूसरी बात, संसद में जो बहस हो रही नहीं, है, मेन लाइन मीडिया नहीं भी दे रहे, लेकिन जब पूरा का पूरा विपक्ष इस चीज पर एकमत है कि स्पीकर जो है बायस्ड है, पक्षपातपूर्ण उनका संचालन है, तो ऐसे में उनका वो एकजुट होकर अगर आते हैं सड़क पर, तो फिर कैसे नहीं है, मतलब कैसे नहीं है खबर में होगा, कैसे नहीं है लोगों तक में होगा अगर वो बहिष्कार करते हैं संसद का, इसका, या मतलब जो भी इसके बरक्स जो उससे शिकायत के अलावा जो उपाय किए जा सकते हैं संविधान के तहत, संवैधानिक जो भी है उसके तहत ही। और वही मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए, जैसे किसान आंदोलन के समय में अगर मीडिया ने नहीं ध्यान दिया तो उन लोगों ने अपना 4 पन्ने का अखबार निकाला ना भाई। हाँ, 4 पन्ने का अखबार निकाला, 4 पन्ने का अखबार निकाला, अपना उसने विरोध दर्ज किया। ऐसे ही जो है विपक्ष को भी इस बात को, और जो संसद में जो बहस हो रही है वो बहस इतिहास लेखन की बहस नहीं हो रही है। और राणा सांगा वीर नायक थे, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है कि वो वीर नहीं थे। वो जो बताना चाह रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं कि एक तर्क कि भाई राणा सांगा ने भी गलती की थी, है ना। तो उस चीज को लेकर के कि वो सिर्फ राजपूतों के अहम को चोट पहुंचाने का तो कोई मसला उसमें था नहीं। ऐसा किया राणा सांगा जो है वो संपूर्ण इसके जो गौरव नहीं, विनय सर अगर यही बात हो तो सब मिलकर के उन लोगों को पूछे ना कि फिर देश मुसलमानों के हाथ में गया कैसे? सभी इतने वीर थे तो कैसे गया? इसका जवाब दो। अभी तुम सब ने मिलकर के देश का अपमान किया है, देश को गुलामी की जंजीर में डाल दिया और वीरता के गाना गाते हो।
और भाषा भी अक्सर वो होती है कि जिस भाषा में बात की जाने लगती है लोगों को फिर उस मतलब अपना स्तर ठीक रखते रखते भी कुछ उस स्तर पे उतरना पड़ता है जवाब देने के लिए, क्योंकि तब वो संवाद की भाषा बन जाती है संभवतः। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप और इस तरह से एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति का कोई अंत नहीं है। और प्रफुल्ल सर खोदेंगे तो सिंधिया साहब का इतिहास खोद दें, दिया मिर्जा का इतिहास खोद दें, जयचंद के भी वंशज होंगे। मराठों का भी इतिहास खुल जाएगा। 1761 वही बात है, सहलाया जाता है मराठा गर्व, तो एक दूसरा साइड भी तो है मराठों का। ठीक है, हम लोगों ने पुरानी भाषा में इस बात को कहा है ना भाई कि इतिहास को आप गले में पत्थर की तरह मत टांगिए कि आप डूब जाइए, इतिहास को आप कंपास की तरह यूज कीजिए और इतना ज्यादा फ्रेजाइल मत होइए कि आप कोई भी जो सच्चाई हो उसको उसका सामना ही नहीं कर पाए। देश जो चलेगा वो साझेदारी से चलेगा, देश तो ऐसे नहीं चलेगा कि एक दूसरे को नीचा दिखा कर। देखिए, इतिहास में गर्व और शर्म दोनों ही खोजना घातक है। इतिहास के आधार पर वर्तमान को आरोपित करना या वर्तमान की संतति को आरोपित करना वो प्रतिशोध का दस्तावेज नहीं होता है, वह होता है देखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, न पीछे लौटने के लिए। सर आपके लिए इतिहास रियर व्यू मिरर है। सभी राजपूतों को सभी ब्राह्मणों पे हमला कर देना चाहिए। सीता जी का अपहरण कर लिया था रावण ने। ये तो इतिहास को वहां भी मानते हैं, सच मानते हैं ना भाई। आप सब कुछ कर दीजिए ना, ये सब तो आप ही के सब कथाएं भी, आप तो कथा उसको मानते नहीं, तो सब कर दीजिए जो हुआ है। जिसका जो बदला लेना है, विश्वामित्र का ले लो, परशुराम का ले लो, इसका उसको ले लो, सबको आप इतिहास ही कहते हैं। ब्रह्म हत्या का आरोप साबित करो, जो करना है कर दो। ठीक है, प्रफुल्ल जी के लिए भी एक टिप्पणी थी कि ओम जी अगर निष्पक्ष बनने की कोशिश करेंगे प्रफुल्ल सर तो मोदी जी उनको रहने नहीं देंगे। संजीव जी एक टिप्पणी आपके लिए थी, मैं चाह रही हूँ कि आप उस पर कंक्लूडिंग टिप्पणी करें, हम लोग फिर उसके बाद चर्चा खत्म करेंगे। कि करनी सेना की तरह प्रतिक्रिया देना चाहिए था क्या सपा को, या हिसाब लिख कर रख लेना चाहिए था। हालांकि थोड़ी बहुत बात तो इस पर हो ही गई, लेकिन फिर भी एक समग्रता में कंक्लूडिंग टिप्पणी इस टिप्पणी को लेते हुए करिए। एक तो ये भी है कि जो आपने टिप्पणी की थी उसके बाद ये बात रह गई थी कि भाजपा का जो ओम बिरला की टिप्पणी खास तौर पर मर्यादित आचरण को लेकर के रही थी, तो वही चीज है कि जो पेट्रियार्कल और पितृसत्तात्मक ब्राह्मणवादी और जो बनुवादी जिसको कहते हैं, वो तमाम एलिमेंट यहाँ पर आकर के दिखता है संसद में। बिल्कुल। देखिए, नंदलाल यादव जी जो कह रहे हैं और एक और आई एस पटेल भी दोनों को एक साथ एड्रेस करना चाहता हूँ। एक तो जो ये कह रहे हैं, ये निश्चित तौर पे हमने जो कहा वो उस स्टाइल में नहीं कहा। हमने कहा धरना प्रदर्शन। हेलो, आइए ना सर। तो उसमें जो है देखिए, आ जाते हैं कालीचरण स्नेही जी, तो अंतिम वो कहीं और फंसे हुए थे। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि धरना प्रदर्शन भी एक चीज लोकतंत्र में, और होता क्या है, पार्टियां करती क्या है, मारपीट थोड़ी करती हैं। बुलडोजर लेके जाया गया उनके घर पे, और दूसरा कोई समाज जाता तो अब तक तो उसके घर बुलडोजर जा चुका होता है। योगी जी सो रहे हैं, और योगी जी से कोई कहता है कि राजपूत हैं आप, तो वो कहते हैं हम जाति नहीं मैंने उनके बचाव में लोग आता है, जाति नहीं मानते। तो अद्भुत है यहाँ, तो वो कर सकते थे। दूसरा, प्रिविलेज मोशन लाने में किसने रोका है आपको? यदि कॉमेडियन पे भाजपा वाले ला सकते हैं तो आप क्यों नहीं ला सकते हैं प्रिविलेज मोशन? संसद में कही गई बात पर हमला सांसद के यहाँ, एक तो अबू आजमी पे जब ये बात कर सकते हैं एक टिप्पणी पर उनकी कि हाँ। और आई.एस. पटेल जो कह रहे हैं कि ये जो सरकार को मानना ही नहीं है, फिर नहीं, सरकार को मानना नहीं है वाली बात नहीं है। सरकार तो कई बार घुटने पे आई है, आपको ये करना होगा। आप कायदे से करते हैं तो सरकार घुटने पे भी आती है। सुमन लाल जी वाले मामले में तो पूरी तरह आ जाएगी यदि आप उसको कायदे से ला सकते हैं। तो राहुल गांधी वाले में शायद ही आए। राहुल गांधी का इलाज एक ही है कि राहुल गांधी सत्ता में काबिज होंगे तो देश का भी भला होगा
और सबका भला होगा। नहीं तो हम सब जो है ऐसे ही धीरे धीरे एक करके निकलते चले जाएंगे दुनिया से। राहुल गांधी युवा के युवा बने रहेंगे। वो क्या कर सकते हैं? वो अपना वो तो हमें अब कार्यक्रम के खत्म होते होते तक कालीचरण स्नेही सर ने हमने सोचा कि छोटी टिप्पणी ले लीजिए जाते जाते, चूंकि आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक टिप्पणी समग्रता में जो संसद में राहुल गांधी के साथ जो हो रहा है, जो बार बार उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, ऐसा वो कह रहे हैं, उस पर पलटवार भी कर रहे हैं ओम बिरला की, वो अमर्यादित आचरण कर रहे हैं, ये और रामजी लाल सुमन का मसला, ये दोनों ही पर आप अपनी एक छोटी सी बात और ड्राइंग मेमोयर कह रहे हैं कि सत्ता में आके ही परिवर्तन होगा तो क्या होगा, जो हारेगा विपक्ष में रहेगा उसको चौक पे लाके गुलेटिन चला दिया जाएगा, वो तो खैर नहीं होगा। इसकी हमने ये पैरेलल खींचा कि 3-4 मौके आए जबकि उनका निलंबन हुआ। आप मुद्दों को देखिए, तेलंगाना का के क्रिएशन वाला मसला था, लेकिन इन सारे और सबसे ज्यादा जो 63 एक साथ हुआ गया ठक्कर कमेटी पे, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए निलंबन रहा। संसद के का कोई भी जो है दिन बर्बाद नहीं हुआ, अगले दिन से फिर संसद ने अपने उसमें काम किया। इस तरह से नहीं हुआ कि एक वेनेडेटा के तहत आप टारगेट कर रहे हैं लगातार। राहुल गांधी के मामले में चाहे आप राहुल गांधी से सहमत हो असहमत हो, लेकिन एक वेनेडेटा है राहुल गांधी के खिलाफ, ये तो आप मानेंगे, और इस वेनेडेटा के तहत उनको टारगेट किया जाता रहा है। बिल्कुल बेशक बिल्कुल। देखिए विपक्ष की आवाज को पूरी हाँ जी नहीं, मैं एक वाक्य कर रहा हूँ कि एक चुनौती तो रहेगी, जो ड्राइंग मेमोयर को कह रहा हूँ कि आगे कांग्रेस भी आएगी तो कितना आएगी, कैसे आएगी, और कांग्रेस रही भी कैसे, उसका भी अपना इतिहास हम सब जानते हैं। हम जानते हैं जन्नत की हकीकत, लेकिन लोकतंत्र में करें तो क्या करें? दो ही जन्नत है, एक जहन्नुम की तरफ, एक जन्नत की तरफ है। यहाँ पे एक बात फिर स्नेही सर के पास आती हूँ, मैं जोड़ना चाहूंगी कि एक तो भाजपा ने पूरी तरह से जिस तरह से बदला है लोकतंत्र का चरित्र, मुझे लगता है आने वाली सरकारें इसमें बहुत कुछ ड्रॉ करेगी अपने लिए, क्योंकि उनका नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है इसके कारण। जो उनका लोकतांत्रिक लिबरल आचरण था, उसके कारण उन्होंने ये सीखा है कि भाजपा को इसी का फायदा हुआ उनको। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर भाजपा इसी तरह कट टू कट कंपटीशन देती रही तो लोकतंत्र का चरित्र बदलने वाला है हमारे आगे जो भी सरकार बनती। दूसरी बात, राहुल गांधी को देखिए आप, राहुल गांधी ने ही ना उसको अध्यादेश को फाड़ा था जिसकी वजह से उनकी सदस्यता जो है, तो राहुल गांधी को बहुत लोग इसके लिए मूर्ख भी कहते हैं या उस पप्पू वाला जो टर्म देते हैं। दूसरी बात ये कि राहुल गांधी ने यही कहा था कि भ्रष्टाचार से लड़ना है तो हमको ऐसे सैक्रिफाइसेस करने होंगे, तो उन्होंने अपनी सदस्यता की भी जो है ना क्या बोलते हैं त्याग या उसको आहुति देने वाली बात, आप उसको उस तरह से भी ले सकते हैं। चंदन जी, मैं आपके दर्शकों से और आपसे खेद व्यक्त करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, मैं दूसरे चैनल पे था, चाह करके भी नहीं आ सका। लेकिन देखिए बिल्कुल सही बात कहा चंदन जी ने, जो कहा कि आप जब सत्ता में होते हैं तो आपका चरित्र और बिहेवियर क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, किस तरह की लकीर छोड़ते हैं। लेकिन ये सही बात है कि जिस तरह से भाजपा ने सत्ता का दुरुपयोग किया है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को निरंतर कमजोर किया है, कई बार तो ये लगता है कि लोकतंत्र इस देश में बचा ही नहीं, और विपक्ष की आवाज को तो बिल्कुल पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया, बोलने ही नहीं दिया जाता है। जबकि प्रतिपक्ष के नेता है, वो प्रतिपक्ष के नेता को उनकी आवाज, वो हमारी सबकी आवाज है, जो लोग हैं जो सरकार से सहमत नहीं है, जो सरकार की सांप्रदायिक जो नीतियां हैं उससे सहमत नहीं है, जो संविधान के विरोध में काम हो रहा है, हिंदुत्व के नशे में जिस तरह से चूर हो रहा है सत्ता मद में सब लोग, तो ये आखिरकार प्रतिपक्ष का वजन हो जाता है कि वो बात कहे, और कहने नहीं दी जा रही है बात। अब ये कहाँ कहा जाएगा? और तो एक जो परंपरा एक नई जो परंपरा जो डाल रहे हैं, ये खराब नीति डाल रहे हैं। आखिरकार मान लीजिए कि मोदी जी की सरकार है, भाजपा सरकार 10 साल रहेगी, 20 साल रहेगी, फिर कोई दिन तो ऐसा आएगा जब इन्हें सत्ता से जाना होगा, तब इनके साथ क्या सलूक होगा। अब मुझे देखिए, अभी केजरीवाल जी का चरित्र याद आ रहा है कि वहां जिस तरह से उन्होंने प्रतिपक्ष को जिस तरह से उन्होंने नजरअंदाज किया था, अब उनको झेलना पड़ रहा है। वो जो उन्होंने राजनीति अपनाई थी, जिस तरह का अपनाया था आचरण, अब सब उनके कार्यकर्ताओं को और उनके जो चुने हुए से उनको विधायकों को झेलना पड़ रहा है। तो जो नीति जो अपनाई है इस समय, एक तरह से लोकतांत्रिक विरोधी जो सत्ता ने जो नीति अपनाई है, और ओम बिरला जी तो एकदम बिल्कुल पार्ट बन करके आते हैं, भाई दिखना चाहिए। अरे वहां पर जाकर के मीरा कुमार जी भी हो रही हैं, स्पीकर रही हैं, जाकर के हमारे सोमदा रहे हैं, उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया था कि हमें आप निकाल दीजिए पार्टी से, कुछ करिए, इस समय हम अपनी कुर्सी पर हम जो है, हमारा अपना निर्णय है।
तो एक बड़ी पर लीक जो रही है लोकसभा स्पीकर की, वो उसको ओम बिरला जी तोड़ रहे हैं। वो तानाशाही के रूप में काम कर रहे हैं। वो एक तरह से तो उनका लोकतंत्र किसी तरह से होने, कोई भी विपक्ष सरकार पर बात उठाता है, बात करता है, अरे विपक्ष सरकार के कामकाज पर टिप्पणी करेगा ही, उसको देशद्रोही, राष्ट्रविरोधी, मतलब भाजपा सरकार की बुराई करने का मतलब हो गया देश की बुराई। ये कौन सी परंपरा छोड़े जा रहे हैं आप? कल के दिन आप नहीं होंगे सत्ता में, 40 साल कांग्रेस भी तो लंबे समय तक रही, उन्होंने जो गलतियां की उसका खामियाना भुगत रहे हैं, लेकिन उन गलतियों को दोहरा करके आप क्या सबक देंगे? इतिहास में जिस तरह से आज आप मुगलों का, औरंगजेब का, फलाने का जो चीड़ फाड़ कर रहे हैं, कभी इतिहास ये आज का समय भी तो कभी इतिहास बनेगा, तब भी तो खंगाला जाएगा कि लोकतंत्र में मोदी सरकार, आरएसएस और इन सब की क्या भूमिका थी, लोकतंत्र में कहां खड़े थे, जनता के साथ उनकी क्या भूमिका थी। धर्म के नशे में सवार होकर के इस तरह से कर देना, मैं कहता हूं कि राहुल जी को इन्हें बोलने देना चाहिए। वो प्रतिपक्ष की आवाज है और लगातार उन्हें पुरस्कार हो रहा है और उन्हें अपनी बात रखने का हक है। अब ये अपेक्षा सरकार करे कि ये प्रतिपक्ष का नेता बोले और उनके कसीदे काढ़े, ये तो संभव नहीं है। वो इसके लिए चुने भी नहीं गए हैं। मुझे अच्छी एक लाइन लगती है उनसे, तमाम असहमतियों के बावजूद ये उन्होंने कहा है कि हम चुनाव भले ही हारें, लेकिन हम लोकतंत्र को नहीं हारने देंगे। ये बड़ा संकल्प है, इस संकल्प पर यदि वो चलते, हाँ, लेकिन उन्होंने जो टीम तैयार की है उसमें लोकतंत्र को बचा कितना पाएंगे, ये कितना वो लोकतंत्र में वापसी कर पाएंगे, एक मुद्दा अलग है। लेकिन उनकी आवाज को दबाना, एक तरह से पूरे भारत की जो प्रतिपक्ष की आवाज है उसको दबाया जा रहा है और लोकतंत्र के किसी भी अर्थ में ये शुभ नहीं है, अशुभकारी है। आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करिए मनोरमा जी। तो आज की चर्चा को यहीं पर अब समाप्त करते हैं। और ये है एक टिप्पणी है ड्राइंग में मोयर की, क्या उसको दिखाया जाए, लेकिन वो सही कह रहे हैं, इस स्तर पे तो यही जा सकते हैं जो कथित रूप के हिंदुत्व के रक्षक, वो डिम्पल को गालियां, प्रियंका को गालियां, राहुल जी को गालियां, यही लोग जा सकते हैं जो मैंने भी देखा बहुत वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं के लिए कभी हमने नहीं देखी। वो सच है। आप इस तरह की भाषा में विपक्ष को, भाई विपक्ष का तो एक बहुत बड़ी बात है, प्रतिपक्ष को सम्मान की दृष्टि से लोकतंत्र में देखा जाना चाहिए, जो इस सरकार ने अनदेखी कर रही है लगातार, और इससे सरकार के चौथ का पता चल रहा है। बिल्कुल इन्हीं अटल जी को सर राजीव गांधी ने ऑपरेशन के लिए भिजवाया। ये सारी चीजें सबके आपस के रिश्ते सब कुछ सबके सामने है। जिस तरह से चोर, अखिलेश जी बाहर आए तो अखिलेश जी को आप चोर कह रहे हैं, टोटी चोर, और ये जो लो लेवल है वो दिखता है, इनका प्रवक्ताओं का स्तर, इनके जो मालवीय का स्तर, सब कुछ दिखता है। ठीक है, तो आज हम लोग अब इसी नोट पर इस चर्चा को खत्म करते हैं। ओम बिरला के पास भारतीय संसदीय लोकतंत्र की गौरवशाली परंपरा में बहुत सारे लोकसभा अध्यक्ष रहे, जिनके कार्यकाल, जिनका जो कार्य करने का तरीका, संचालन, उसका आदर्श उदाहरण है। तो उनके पास भी है कि ये मूल बात कि जब एक बार कोई लोकसभा का स्पीकर चुना जाता है तो वो किसी दल का नहीं रह जाता है, वो सभी का। ये एक मूल भावना होती है। ठीक वैसे जैसे प्रेमचंद ने एक वाक्य दिया था, पंच परमेश्वर, जो न्यायाधीश के पद बैठ जाता है, उसके अंदर उस तरह की यही भावना आती है और एकदम तटस्थ होता है और न्याय के साथ होता है, ये चीज होती है। और दूसरी बात यह है कि विपक्ष के लिए भी ये एक बार बार जो है इस तरह की स्थितियां आ रही है जिसमें कि बात को रखने का, मसलों को रखने का उनको मौका नहीं मिल रहा है, मौका नहीं दिया जा रहा है। बार बार एक वेंडेटा के तहत भी, खासतौर पर राहुल गांधी के लिए जो है ये कुछ ज्यादा ही, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के लिए भी कुछ ज्यादा ही वो है। तो उनको भी जो है ये जो एक कंप्लेन मोड होता है, शिकायत मोड से ज्यादा उनको एक्शन मोड में भी आना चाहिए। इस बात को ज्यादा से ज्यादा संसद से सड़क पर लाने की जरूरत है और जो संविधान के प्रावधान है उसके तहत भी जितने उपाय किए जा सकते हैं वो तमाम उपायों को भी किए जाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, एकजुटता की जरूरत है पूरे विपक्ष की इन सब मसलों पर। तो हम कल फिर मिलते हैं किसी और चर्चा पर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आउटसाइड पैनलिस्ट का खास तौर पर, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण वैल्यू ऐड करने वाली टिप्पणियां की, और हमारे मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप कल फिर मिलते हैं।